पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। और वी कैन ऑल्सो दे द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर इज एटम। एटम मतलब परमाणु। अब ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने ये नाम डिस्कवर करे, परमाणु और पदार्थ, पदार्थ मतलब मैटर। और ये हमारा चैप्टर 3 की बिगनिंग है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर हम स्टडी करेंगे, 3rd चैप्टर 9th क्लास का, ठीक है। तो और ये बनाने में रफली मैंने 3-4 रीटेक्स ले लिए हैं। एनीवेज, इतनी शुद्ध हिंदी में तो हम बात नहीं करेंगे, यही चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या लॉस फॉर्मुलेट हुए, कैसे साइंटिस्ट ने बताया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉस पॉस्टुलेट्स फॉर्मुलेट करे, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ एंड में हम एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं, उनके मास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर्स, फिर हमारा मूल कंसेप्ट, ये सब चीज़ हम स्टडी करेंगे उस चैप्टर में। बेसिक से शुरू करेंगे हम। सो लेट्स बिगिन। सो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट एटम्स आर बेसिकली नथिंग बट द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। अगर मैटर को फर्दर डिवाइड करते रहें तो सबसे छोटा पार्ट जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, एटम बनेगा। ये वाली जो थ्योरी थी ये इंडियन ओरिजिन की थी, बहुत बहुत पुरानी थ्योरी है ये, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बाकी साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज करी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने देखा कि कैसे एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का। काफ़ी रिसर्चर्स आए, उन्होंने रिसर्च वर्क किया, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी क्या हुआ, साइंटिस्ट इस चीज़ को लेके क्यूरियस हो गए कि कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पिछले चैप्टर में पढ़ा है। एलिमेंट्स मतलब जैसे एटम्स है, अलग अलग एटम्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, है ना। तो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या लॉ गवर्न करता है इस चीज़ को, वो उन्होंने स्टडी किया। सो उसके बेसिस पे यूनिवर्सली उन्होंने कुछ लॉज फॉर्मुलेट कर दिए कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर लॉज है, इसी के बेसिस पे आगे काम होगा, इसी के बेसिस पे सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो वो 2 लॉज क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 लॉज। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, एक साइंटिस्ट था लेवॉइजर, उसने किया। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वाज गिवन बाय प्राउस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम आपको आने चाहिए, क्यों, बिकॉज फर्स्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट वाज द लॉ गिवन बाय लेवॉइजर, डिफाइन इट एंड इलस्ट्रेट थ्रू एन एग्जाम्पल। तो हम डिटेल में स्टडी करते हैं, बस ये नाम आपको लर्न होने चाहिए। लॉस पे आते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिया किसने, लेवॉइजर, साइंटिस्ट का नाम था। लॉ क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे एनर्जी का होता है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे ही केमिस्ट्री में लॉ आता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो टोटल मास होता है दैट रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट या कंजर्व्ड। इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन, मैंने क्या किया, एक रिएक्शन परफॉर्म करी, ए कुछ कंपाउंड था और बी कुछ कंपाउंड था, दोनों रिएक्ट करे और फॉर्म क्या हुआ, C+D, ठीक है। A B C D कुछ भी मैंने रैंडमली चीज़ें ले ली कि A एक कंपाउंड था, वो कंबाइन किया B के साथ, रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन का एरो होता है, टू फॉर्म C and D। अब इसमें अगर मैं मान लूँ इनिशियली आपने 8 ग्राम्स A लिया, ठीक है, 8 ग्राम्स A लिया, B आपने लिया 2 ग्राम्स, ठीक है, B लिया आपने 2 ग्राम्स। अब आपको C, लेट सपोज C मिला 6 ग्राम, तो D की कंपोजिशन 4 ग्राम्स होएगी। मतलब कि कैसे, जो हमारे इनिशियली जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास होता है, टोटल मास कितना हो गया, 8 + 2 10 ग्राम्स हो गया, वो टोटल मास कंजर्व्ड रहता है। यही कह रहे हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो टोटल मास है रिएक्शन में वो कंजर्व्ड रहता है। इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट कर रहे हो, और जो राइट हैंड साइड पे चीज़ें लिखी होती हैं इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स, जो चीज़ फॉर्म हो रही हो, ठीक है ना। मतलब जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होता है, सीधी सी बात। ये कितना था, 8 और 2, यहाँ अगर 6 ग्राम फॉर्म हुआ, लेट सपोज हम मान लेते हैं 6 ग्राम है, तो ये 4 ग्राम्स ही होगा, क्योंकि टोटल कितना बनाना है आपने, टोटल 10 ग्राम्स बनाना है। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का होता है, टोटल रिएक्टेंट्स का, वही टोटल मास प्रोडक्ट्स का होता है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं ऐसा कैसा क्वेश्चन फॉर्म होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन है, सोडियम
कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड गिव सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये चारों चीज़ें दी हुई हैं, रिएक्शन मैंने अपने आप लिख ली, कैसे इन दोनों को प्लस करके आरो लगा के इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन लिखी, सबकी ग्राम्स में वेट दिया हुआ कि सोडियम कार्बोनेट कितना है 5.3 ग्राम्स, इथेनोइक एसिड 6 ग्राम है, और ऐसे इनका दिया हुआ है 8.2, 2.2 और 0.9। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है शो दैट इन द फॉलोइंग रिएक्शन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड। मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये सही होना चाहिए। तो क्या करूंगी मैं, दोनों मासेस को, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स, और ये तीनों जो फॉर्म हुए सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो मेरे को ये देखना है कि इन दोनों का जो टोटल मास है वो इन तीनों के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा। तो देख लो कितना होगा, ये 5.3 है, ये 6 है, तो 6 + 5.3 दिस वुड बी इक्वल टू 11.3 ग्राम्स। ऐसे ही जब इन तीनों को ऐड करेंगे 8.2 + 2.2 + 0.9, तो ये हमारा आंसर आएगा अगेन 11.3। आंसर यहाँ भी 11.3 ग्राम्स आ रहा है। ठीक है, मतलब जो टोटल मास रिएक्टेंट का है वही टोटल मास प्रोडक्ट का है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड हेयर। ठीक है ना, तो इस तरह प्रूव हो गया। एक टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रूव करो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड। दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं इसी में बताती हूँ क्या आ सकता है। आपको क्या दिया हो, ये दिया हो, लेट सपोज मैं यहाँ ना इक्वेशन में ये ग्राम्स में जो वेट है इसे चेंज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, लेट सपोज इजी करने के लिए ये 7 ग्राम्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये सपोज दिया हुआ है आपको 2 ग्राम्स। 7 grams of sodium carbonate reacts with 2 gram of ethanoic acid to form 6 gram of sodium ethanoate and 1 gram of carbon dioxide plus water। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको निकालना है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन ग्राम्स। ग्राम्स में वाटर कितना निकला वो बताना है आपको। ठीक है, वैसे तो वाटर वॉल्यूम में निकालते हैं, आप ml में निकालते हैं, बट यहाँ आपको ग्राम्स में ही बताना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू चल रहे हैं। अब आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड, मतलब कि जो टोटल मास रिएक्टेंट्स का है वही टोटल मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो टोटल मास निकाल लो, 7 + 2 कितना हुआ, यहाँ टोटल मास 9 ग्राम्स हुआ, तो यहाँ टोटल मास प्रोडक्ट्स का भी यही होना चाहिए। 6 + 1 7 ग्राम्स हुआ, तो ये कितना बचा, 2 ग्राम्स वाटर निकला, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, 2 ग्राम्स। ठीक है, तो आप आंसर निकाल देंगे 2 ग्राम्स। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि आपसे सबकी कॉन्सेंट्रेशन दी हो और एक का पूछा हो कि कितने ग्राम्स ऑफ ये है। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड, इक्वेशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं हम। सो नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस गिवन बाय प्राउस्ट, साइंटिस्ट का नेम था। लॉ क्या कहता है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। अब ये समझते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास का क्या मतलब है। लेट सपोज वाटर मॉलिक्यूल हम लें, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, वेरी बेसिक। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। अगर मैं हाइड्रोजन का मास लूँ तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम्स। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो मास कितना होगा 2 ग्राम्स, है ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 ग्राम्स। अभी आगे हम ये मॉलिक्यूलर मास वाले टेबल स्टडी करेंगे, बट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम्स, ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स। तो अगर इन दोनों का मैं रेशो ले लूँ, रेशो मतलब दोनों को डिवाइड कर दूँ टू 2:16, या फिर लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाऊँ तो 1:8 होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो हुआ, मैंने इसको बस डिवाइड किया, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा फिक्स है 1:8। मतलब कि चाहे वाटर मॉलिक्यूल कहीं का भी हो, चाहे प्योर वाटर हो, चाहे इम्प्योर वाटर हो, चाहे सलाइन वाटर हो, मतलब डर्टी वाटर हो, मिनरल वाटर हो, कैसा भी वाटर, कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, दैट ऑलवेज एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया का।
अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। धीरे धीरे आप फॉर्मूले से भी फेमिलियर होंगे। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14। और हाइड्रोजन का मैंने यहाँ भी बताया कितना होता है 1 ग्राम। यहाँ कितने हाइड्रोजन है 3, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 3 ग्राम्स। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशो होता है वो हमेशा 14:3 होता है, चाहे वो अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे मर्जी फॉर्म हुआ हो। अमोनिया मॉलिक्यूल नेचुरली भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है और हम खुद भी बना सकते हैं ये वाला मॉलिक्यूल। तो चाहे कैसे भी ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो, हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो 14:3 ही रहेगा। मतलब इट वुड बी प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। फिक्स्ड प्रपोर्शन मतलब फिक्स्ड रेशो बाय मास। दोनों के मासेस ही कंपेयर करें ना मैंने, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 होता है और हाइड्रोजन का 3 होता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक और चीज़ का देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है। ऑक्सीजन का मैंने यहाँ बताया था, ऑक्सीजन का 16 है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो कितना होगा 2 × 16 32। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, तो ये 3:8 आता है। तो कार्बन रेशो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 में प्रेजेंट है, तो ये 3:8 ही होगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मास होता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कहीं मर्जी प्रेजेंट हो दुनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा 3:8 ही रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। सो क्वेश्चन बताती हूँ इसके बेसिस पे। क्वेश्चन है वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशो 1:8। 1:8 का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन 1 ग्राम्स और ऑक्सीजन 8 ग्राम्स हमेशा। यही हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में पढ़ा है, दैट एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करेगा टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, लेट सपोज आपके पास 3 ग्राम्स हाइड्रोजन है, 3 ग्राम्स हाइड्रोजन है, तो उससे ऑक्सीजन कितना मिलेगा? कैसे करेंगे आप? आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होल्ड्स गुड। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन से हमेशा 8 ग्राम्स ऑक्सीजन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। सो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ऑलवेज 1 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपके पास कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है 3 ग्राम्स, तो 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा 8 3 ज़ा 24 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होल्ड्स गुड। 1 ग्राम हमेशा 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है। किसमें? वाटर मॉलिक्यूल बनाने में। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की जगह यहाँ ये मॉलिक्यूल बोलती H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, अभी आगे पढ़ोगे आप ये, तो यहाँ रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग हो जाता, क्योंकि ये कंपाउंड अलग है। सेम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:8 ही रहता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनकेस अगर आपने 11th में केमिस्ट्री यानी नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल पढ़ना है तो ये वाले जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वापस रिपीट होंगे। सो इसलिए बेटर है कि आप अभी ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 ग्राम्स हाइड्रोजन किससे कंबाइन करेगा 24 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेट सपोज आपका क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप रेशो निकालोगे, मैंने पीछे निकाला भी, कार्बन होता है हमारा 12 ग्राम्स, ठीक है, ऑक्सीजन होता है 16 1 का होता है, यहाँ कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2, तो ये कितना होगा 32 ग्राम्स। ठीक है, इससे मैंने रेशो निकाला था 3:8, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 में कंबाइन करेंगे, सही बात है। अब मैं कह रही हूँ कि लेट सपोज जो यहाँ 3 ग्राम्स की जगह मुझे 6 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये तो 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको दिया हो 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन किसके साथ कंबाइन करेगा, तो आप क्या निकालेंगे, आप ऐसे ही करेंगे कि 3 ग्राम्स अगर हमारा कार्बन है, यहाँ पे अगर 3 ग्राम्स कार्बन है तो कितनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो 8 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, 3 ग्राम्स कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आपको बोला 6 ग्राम कार्बन कितनों के साथ रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड से ही निकाल लेंगे कि 3 ग्राम 8 के साथ कर रहा है तो 6 ग्राम कितने के साथ करेगा 8/3 × 6, यानी 8 2 16,
16 ग्राम के साथ 6 ग्राम कार्बन 16 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है। आपको एक का दिया होगा और दूसरे का निकालना होगा, ठीक है। या तो डायरेक्टली आपसे रूल पूछा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होता है, या फिर क्वेश्चंस आएंगे तो इसी फॉर्म में आएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम लास्ट क्वेश्चन इसका, अमोनिया मॉलिक्यूल लेते हैं NH3। NH3 में अभी मैंने बताया नाइट्रोजन 14 होता है और हाइड्रोजन 3 होता है, तो हमेशा नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन 14:3 रहेगा, ठीक है ना। 14:3 रहेगा, मतलब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हमेशा 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर आपसे वो पूछे कि आपके पास 6 ग्राम हाइड्रोजन है, 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तो इसमें नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे देख लीजिए कि 3 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 3 ग्राम हमेशा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। 3 ग्राम हमेशा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। आपको कितना दिया हुआ हाइड्रोजन, 6 ग्राम ना, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा, यूनिटरी मेथड आप निकाल सकते हैं आगे। 14/3 × 6 सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आएगा 28 ग्राम्स। तो 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन वुड बी यूज्ड, है ना। 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 14 ग्राम्स नाइट्रोजन चाहिए, तो अगर यहाँ 6 है तो यहाँ कितनी चाहिए होगी, 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इन्हीं दोनों लॉस के बेसिस पे जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स फॉर्मुलेट करे। वो क्या थे वो देखते हैं। सो जॉन डाल्टन ने ये सारे लॉज स्टडी करे, जो दो लॉज मैंने पीछे बताए, और उसने काफ़ी अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट करी अबाउट एटम्स। उन्होंने कहा कि एटम्स क्या है, सबसे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, उनसे छोटा कुछ नहीं है। जबकि आज हमें पता है, आज की डेट में एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट जॉन डाल्टन की ये थ्योरी थी कि सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है मैटर का, वो एटम होता है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स यानी कुछ रूल्स फॉर्मुलेट करे, अपने ही रूल्स बनाए उन्होंने इस एटॉमिक थ्योरी के रिलेटेड, ठीक है। वो रूल्स यूनिवर्सली काफ़ी सालों तक फॉलो हुए, जब तक हमें और डीप स्टडी नहीं मिली कि हाँ भाई एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, तब तक ये रूल्स ही चलते आए थे। ऑल्दो आज की डेट में ये वाले रूल्स वैलिड नहीं हैं, बट ठीक है, पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। वेरी सिंपल कि सारा मैटर जो है वो काफ़ी छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, उन छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स इंडिविजिबल मतलब ऐसे और डिवाइड नहीं किया जाता, और छोटा नहीं एटम को फर्दर तोड़ा जाता। तो एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जिन्हें ना ही हम खुद क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको क्या पीछे का एक लॉ याद आ रहा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि उनका मास कंजर्व रहता है, ना ही वो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। तो ऐसे ही एटम्स को भी ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी ये वाला लॉ वो पिछले लॉ के सिमिलर है ना, जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवॉइजर। लेवॉइजर का लॉ था वो, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उससे रिलेटेड हो गया ये। थर्ड पे आते हैं, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि एक गिवन एलिमेंट, लेट सपोज मैं हाइड्रोजन बोल लूँ, तो हाइड्रोजन का एटम है वो ऐसा ही एग्जैक्टली उसका मास जो है वो फिक्स रहेगा, और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जब वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं H2O, तब भी आप हाइड्रोजन लिखते हैं। NH3 अमोनिया जो हमने पीछे पढ़ा, उसमें भी हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन अकेले का, ठीक है, जो मास है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेंगी, चाहे हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है चाहे इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब समझा रही हूँ मैं कि हाइड्रोजन अकेले का जो मास है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम ही रहेंगी, चाहे हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है चाहे इसमें प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन सेम ही रहेगा। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अकेले की हाइड्रोजन की, वो सेम रहेंगी। मतलब एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक गिवन एलिमेंट हमने ले लिया हाइड्रोजन, उसकी मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एकदम सेम रहती हैं। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारा क्या आता है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। नेक्स्ट लॉ बता रही हूँ उसके बाद वाला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
ये तो सीधी सी बात है ना, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके जो मासेस हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग ही होंगी। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन जैसी थोड़ी ना होएगी, है ना। सपोज मैं और तुम दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, दोनों के अलग अलग नेम्स हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दो अलग अलग, जैसे इंसानों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ऐसे एटम्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग ही होंगी, वो सेम हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट लॉ था। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस की, एटम्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम है, वो हमेशा स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड कैसे, जैसे H2O मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स है जो कंबाइन करें इन द रेशो ऑफ 1:8, है ना। यही चीज़ पढ़ी हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। सो एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, 1 और 8 होल नंबर्स है ना, टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब ये जो लॉ है आपसे पूछा जाता है विच लॉ ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज सिमिलर टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। तो कौन सा लॉ होगा, ये वाला लॉ होगा ना, ये वाला लॉ सिमिलर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन से, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंपाउंड। ये बात भी वैलिड है कि जो रिलेटिव नंबर होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो रिलेटिव नंबर फिक्स है कि हाइड्रोजन 2 ही कंबाइन करेंगे हमेशा और ऑक्सीजन 1 ही कंबाइन करेगा। वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही कंबाइन करेंगे। अगर मैं बाई चांस H2O2 लिख दूँ तो ये फिर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये कुछ और हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब मैं लिखती हूँ तो CO2 ही लिखती हूँ, है ना, C2O2 वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लिखती। तो कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 कंबाइन करे तभी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। वो यही बोल रहे हैं, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंपाउंड। एक गिवन कंपाउंड या एक गिवन मॉलिक्यूल में जो नंबर है और काइंड्स ऑफ एटम्स है दैट वुड ऑलवेज बी कांस्टेंट, हमेशा सेम रहेगा कि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ये चीज़ हमेशा फिक्स रहेगी। सो ये थे हमारे पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पॉस्टुलेट्स लिखने आ जाते हैं तो डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड लर्न कर लेना आप। सो दिस इज इट देन, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एंड डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।